नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे? लेकिन यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। पहले देखिए पीछे, ये महिलाएं हैं। शाम का वक्त हो चुका है और रात गहरा रही है। इन महिलाओं को घर में होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि इन महिलाओं का घर नहीं है। इनके भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी पिता है, इनके भी भाई हैं, इनके भी बहन हैं। लेकिन मजबूरी ऐसी है कि खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है। अब इस दर्द को देखने के बाद आप भले अच्छा महसूस करें, मैं तो बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। आज शाम में राकेश टिकैत भी आए थे, और राकेश टिकैत ने आकर इन्हें सांत्वना दी कि आपकी मांगे पूरी कराने की कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री तक बातों को पहुँचाएंगे। लेकिन एक एक चेहरे को आप देखिए, ये तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें शाम के वक्त में, रात के वक्त में अपने घरों में होना चाहिए, अपने बच्चों के साथ होना चाहिए। मजबूरी इस कदर है कि खुले आसमान में, ठंड के आगोश में, इस तरह से मच्छरों के बीच में, और वो वक्त जब कोरोना महामारी फैली हुई है, उस दौर में भी ऐसी मजबूरी है कि ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस मजबूरी के बीच अपना दर्द, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं NW न्यूज़ का YouTube चैनल न्यूज़ कट टू कट। शिक्षकों की आवाज़ सुनी, शिक्षकों की आवाज़ आप तक पहुंचाई, लेकिन शिक्षकों की एक आवाज़ ये भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि शिक्षाकर्मी से शिक्षक बनते बनते जिन शिक्षाकर्मी ने दम तोड़ दिया, ये उनकी विधवाएं हैं, ये उनके परिवार के लोग हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहता, अगर वक्त ने इनके साथ बेरहमी ना की होती, तो आज ये भी इस खेमे में नहीं, उस खेमे में हुआ करते, और ये भी अपनी बातों को सरकार को दूसरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते। लेकिन ये वक्त की विडंबना देखिए कि महिलाओं को रात के इस वक्त में, जब घर की चारदीवारी में इन्हें होना चाहिए, ये खुली सड़क पर बैठने को मजबूर है। बात करते हैं इनसे और इनसे पूछते हैं कि आखिरकार जो मैं पीछे बैनर देख रहा हूँ वो आपका, उस बैनर में लिखा हुआ है दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ, सरकार अपना वादा निभाए, जल्द अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी करे मुख्यमंत्री। पहले तो आप ये बताइए कि इस बैनर के पीछे का जो मर्म है, इस जो बैनर में जो लिखी हुई बातें हैं, इसे समझाइए, बताइए आप लोग क्यों बैठे हैं, कब से बैठे हैं, कब तक बैठेंगे? सर, दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी के हम जितनी भी महिलाएं, विधवाएं एक सूत्री अनुकंपा नियुक्ति मांग के लिए बैठे हैं। जब सत्ता में आने से पहले सरकार ने हमसे वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बन जाएगी, हम आपको तुरंत अनुकंपा नियुक्ति दे देंगे। लेकिन 3 साल होने पे हमको सिर्फ आश्वस्त किया गया है, और इसी आश्वासन पर हम टिके हुए थे। आज हम परेशान, निराश और अपने बच्चों को किस तरह से पालेंगे करके हम 21 जुलाई से धरना स्थल पर 58 दिन संघर्ष किए, और संघर्ष करने पर एक मुख्यमंत्री जी के निर्देश के द्वारा कमेटी गठित हुई। कमेटी 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने वाली थी, लेकिन अभी तक कमेटी का रिपोर्ट कुछ भी नहीं आया। इससे हम परेशान होकर और हताश, निराश होकर फिर से 6 दिसंबर से धरना स्थल पर बैठ गए। हमारी एक छोटी सी मांग है, मुख्यमंत्री जी, हम जो विधवाएं हैं, शिक्षाकर्मी, सिविलियन के पूर्व वाले, आप हम लोगों के लिए नियम लगा दिए हैं कि TT और TET करें, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति संवेदनशील मामला है, इसके लिए कोई नियम नहीं लगता। जिस तरह से आप हर विभाग में अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण कर रहे हैं, उसी तरह हमारी मांग है कि हमको योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दें। चलिए, मैं एक बात आपको समझा देता हूँ। इन्होंने शिक्षाकर्मी शब्द का जिक्र किया। कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें शिक्षाकर्मी, शिक्षक ये समझ नहीं आ रहा होगा। मैं उन्हें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। 1998 के बाद प्रदेश में शिक्षकों की नियमित नियुक्ति नहीं हुई। सरकार ने वैकल्पिक तौर पर शिक्षाकर्मी की नियुक्ति की गई थी, जो पढ़ाते तो थे शिक्षक की भांति, लेकिन उन्हें शिक्षक की तरह कोई भी सुविधा नहीं थी। यहाँ तक कि वेतन कम मिलते थे, सरकार की तरफ से जितनी भी सुविधाएं थी वो उन्हें नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि अनुकंपा नियुक्ति के वो हकदार होते तभी थे जब उन्हें कई सारी शर्तों का पालन करना पड़ता था। इस दौरान
जब 1998 से लेकर 2018 तक शिक्षाकर्मी शब्द चलता रहा, उस दौरान कई सारे शिक्षक की तरह काम करने वाले लोगों की नियुक्ति हुई, जो शिक्षाकर्मी कहलाए। उन्हें सरकार की तरफ से कोई अन्य सुविधा नहीं थी। उस दौरान अलग अलग कारणों से इनके घर के जो मुखिया थे, इनके पति थे, इनके पिता थे, उन लोगों की मौत हो गई, अकाल मौत हो गई, जिसकी वजह से इन्हें सरकार की तरफ से अनुकंपा नियुक्ति की जो मांग थी या अनुकंपा नियुक्ति का जो लाभ था वो नहीं मिल पाया। अच्छा ये बताइए आप, ये तो मैंने जो बताया शायद यही सच्चाई है। ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए इस तरह से इंतजार कर रहे हैं और उनकी अनुकंपा नियुक्ति की मांग पूरी नहीं है? सर 1256 बताया गया है मुझे मंत्रालय में कि 1256 लोग हैं जिनके रिक्त पद मंगाए गए थे। पिल्लई मैडम रिक्त पद मंगाए, उसमें से कट ऑफ होंगे और 1000 के आसपास होंगे सर, जिनको पंचायत सचिव में भी दिया गया है और बहुत से लोगों का लग भी गया है। लेकिन ये नियम के चलते 2014 के बाद नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो सर वही लोग हैं हम लोग जो बैठे हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो अलग अलग मतलब जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है या यूँ अलग अलग जगहों पर जाकर काम कर रही है? कोई क्या है? महिलाएं हाथ उठाओ। अच्छा, वहाँ तक अगर आप जा पाएँ तो थोड़ा बताइए, उनसे पूछिए कि क्या उनकी स्थिति है और वो कहाँ कहाँ जाकर काम करते हैं और किस तरह से क्या काम करते हैं आप? सर मैं जैसे अभी फसल कटाई चल रही है तो फसल काटने के लिए जैसे मजदूरी काम चलती है तो उसमें जा रही हूँ। अपने बच्चे के पेट पालने के लिए मजबूर हो गए सर। आज मेरा बच्चा विकलांग हो गया है, इतना स्थिति खराब हो गई सर कि मैं इलाज नहीं करा पा रही हूँ अपने बच्चे का। ये मैडम लोग सभी कोई देखे मेरे बच्चे व्हील चेयर में आ गए। पहले स्कूल जाता था मेरे बच्चा पढ़ने के लिए। तो मैं मुख्यमंत्री से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमें जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति दें ताकि अपने बच्चों का और अपने घर परवरिश सुधार सकें। और कोई महिलाएं हैं जो अलग अलग जगहों पर काम करते हैं? हाँ सर, मैं सिलाई सेंटर चलाती हूँ, लेकिन अभी कोरोना की वजह से कुछ चल नहीं रहा है। एक बेटी है मेरी। आपके पति की कब डेथ हुई है? 2012 में। 2012 में हुई है। आपके पति की कब डेथ हुई है? 2015 में। 2015 में। किस वजह से, कैसे डेथ हो गई? उनकी किडनी और लिवर दोनों खराब हो गई थी। और भी कई सारी महिलाएं हैं। अच्छा कहाँ से आए हैं लोग? कहाँ से लोग आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? बेमेतरा जिला से। बेमेतरा से। और आप लोग? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों का दर्द है। और तो ये जो पोस्टर में जो लिखी हुई बातें हैं, जिसका जिक्र बार बार मैडम कर भी रही थी कि मुख्यमंत्री जी को आदेश करना है, कमेटी बन चुकी है और कमेटी का वो वक्त भी गुजर चुका है। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? जशपुर से आए हैं। अच्छा, तो आप लोग इसी तरह से यहीं पर बैठते हो, यहीं पर रहते हो? सरकार कुछ सुन नहीं रही है आप लोगों की बातों को? सुन नहीं रही है सर। और सर एक बात बताना चाहूँगी, अनुकंपा नियुक्ति का जो प्रावधान है 2004 से है सर। अनुकंपा नियुक्ति बिना नियम के दी जा रही थी। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जैसे अभी जो शिक्षक साथी हमारे सिविलियन के बाद वाले, उन लोगों के लिए तत्काल अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण, शिथिलीकरण हो गया है। तो वैसे ही तो हम भी चाहते हैं, क्योंकि आज अगर हमारे पति रहते तो आज उनके साथ रहते और उनका भी सिविलियन होता। तो हमको तकनीकी सिविलियन मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप तकनीकी सिविलियन मानते हुए निराकरण कीजिए, क्योंकि हम महिलाएं। अच्छा ये बताइए, ये क्यों रखे हैं सर? इसलिए किसी ने दान किया है, हमारे शिक्षक भाई है, उन्हीं की तरफ से दान किए हैं। ये माइक है? माइक है। मतलब आप लोग जो है वो परमानेंट वाला जो वो माइक होता है उसका नहीं ले सकते आप लोगों ने? ये पैसा नहीं है सर हमारे पास। ये दान पेटी रखा है और ये माइक है और ये इस तरह की व्यवस्था कर दी है ताकि अपनी आवाज को आप सुनाएं। विजय झा जी है, कर्मचारी नेता है और इन्होंने अपनी आवाज को बहुत बखूबी बुलंद किया है। सर इनकी जो मांगे हैं, क्या आप देखते हैं? आप तो हर मंच पर जाते हैं, हर वैसे शिक्षक साथी हो चाहे कर्मचारी साथी हो, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं। आप खुद कर्मचारी हैं, किस तरह का दर्द देखते हैं सर? और सरकार जो इनके दर्द को नहीं सुन रही है, ये खुले आसमान के नीचे इतनी रात में घरों में होना चाहिए, चारदीवारी में होना चाहिए और खुले रोड पर ये बैठने को मजबूर है, क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में नारी सशक्तिकरण इस बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर रो रही हैं। ये देखिए कि खुले आसमान में कड़ाके की ठंड में बैठी हैं। इनका क्या दोष है कि इनके पति या पिता दिवंगत हो गए? यदि सभी शिक्षा कर्मियों का इस छत्तीसगढ़ में संविलियन हो सकता है तो ये मान करके कि इनके पति यदि जीवित रहते, पिता जीवित रहते तो इनका संविलियन होता। ये ऐसे लोग हैं जो 1 जुलाई 18 को
रमन सिंह सरकार में संविलियन हुआ उसके पहले के शिक्षा कर्मी थे और वो दिवंगत हो गए। इसमें से ज़्यादा 1000 परिवार होंगे और उसमें भी बहुत सारे लोग जो कम पढ़े हैं वो चतुर्थ श्रेणी में भी नियुक्ति चाहते हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं वो शिक्षा के लिपिक में चाहेंगे। 1000 लोगों को सारे नियमों को शिथिल करते हुए अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि इन्होंने 58 दिन तक हड़ताल किया, सरकार ने समिति बनाई। अब सरकार के समितियों पर भी छत्तीसगढ़ राज्य में विश्वास खत्म हो रहा है। उस समिति ने इनको आश्वासन दिया था कि हम आपका निर्णय करेंगे, लेकिन वो समिति आज तक नहीं किया और अब जाते हैं तो सरकार जाने, मुख्यमंत्री जी जाने, कुल मिलाकर के इनको फिर डबल। पिछले समय बरसते पानी में थे, आज कड़ाके के ठंड में धरना दे रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि इनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रहा है। हिंदुस्तान में इंदिरा जी के बाद राजीव जी, माधवराव सिंधिया जी के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजीत जोगी जी के बाद अमित जोगी, राजनीतिक अनुकंपा नियुक्ति निरंतर जारी है। लेकिन ये गरीब, अब देखिए इनके पास न माइक है, न पेंडाल है, न पैसा है। रायपुर राजधानी में भिक्षावृत्ति कर रहे, दान मांगने माने क्या, भीख मांग करके अपने आंदोलन को संचालित कर रहे हैं। इनको बिना कुछ सोचे तत्काल शिक्षा सचिव हो, पंचायत सचिव, उनसे बात करा करके इनका सीधा अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी होना चाहिए, सभी नियमों को शिथिल करते हुए। यही मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मांग करता हूँ। तो देख रहे हैं आप जिस तरह की बातें कही जा रही है, महिलाएं रो रही हैं। कितना दुर्भाग्य है कि जिस देश में महिला को पूजा जाता है उनकी आंखों में आंसू। सर्द रात है और सर्द रातों में, जैसा मैंने अपने इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि मैं 2 जैकेट पहना हुआ हूँ, तो भी ठंड का एहसास है। और ये जो बहनें हैं वो इस तरह से मजबूर सड़क पर, सोचिए कितना दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि महिलाएं, जो कहा जाता है कि शाम ढलने के पहले अपने घरों में चली जाती हैं, चारदीवारी में चली जाती हैं, घर के आंगन में चली जाती हैं, उसी महिलाओं को सड़क के किनारे इस तरह से सामने में दान पेटी रखी हुई है। इस दान पेटी में पैसा मांगना पड़ता है ताकि अपने पेट की आग, एक तो संघर्ष ये तमाम लोग सरकार से कर रहे हैं और दूसरा पेट की आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक बानगी इनके प्रदर्शन की ये भी दिखाते हैं, जो इनके रात का गुजारा, रात के वक्त का जो इनका आंदोलन है किस तरह से चल रहा है, ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसी तरह से जो जुगाड़ किया हुआ है इन्होंने, प्लास्टिक जो है खुद से टांगी है। ये कोई बने बनाए पंडाल नहीं है, इन्होंने, इन महिलाओं ने खुद से इसे टांगा है। और जब मैं दोपहर के वक्त में आया था तो देखा था मैं कई सारी महिलाएं इस पंडाल को टांग रही हैं। ये देखिए, ये भी कई सारे महिलाओं ने, किसी ने दे दिया होगा कि आप लोग रात कैसे गुजारोगे, इन्होंने इसे किसी तरह से घेर कर जो है वो बनाया। आप अंदर आइए और ये देखिए, ये भारत की महिलाएं हैं, ये देश की महिलाएं हैं, इस प्रदेश की महिलाएं हैं। इस महिला का जो दोष है, या यूँ कह लें कि इनके किस्मत का जो दोष है, उसका इन्हें अभी तक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मौत पर कहते हैं किसी का जोर नहीं होता है। तो इनके आखिरकार इनमें इनका क्या दोष कि इनके पति ने वक्त के पहले इनका साथ छोड़ दिया, इनके पिता ने वक्त के साथ इनका साथ छोड़ दिया। और ये अगर सब कुछ बेहतर रहता तो आज ये अपने घरों में रहते, महफूज रहते और सब कुछ बेहतर ढंग से चल रहा हो। कुछ बहनों से बात करते हैं, बताते हैं, पूछते हैं कि क्या हो रहा है। आप लोग कहाँ से आए हो दीदी? दमतरी से आए हो। आप कहाँ से हो? जांजगीर से आए हो। तो आप लोग घर के बजाय यहाँ क्यों, क्या कर रहे हो? अनुकंपा के लिए। कब आपके पति की डेथ हुई है? 2016 में हुई है। आप कहाँ से आए हो? दमतरी से ही आए हो। आपके भी पति की डेथ हुई है, कब हुई है? 2012 में। कैसे डेथ हुई? तबीयत खराब की वजह से। तो यहाँ पर रात में क्या कर रहे हो आप लोग? यहीं खाना बनाते हैं। यहीं पर खाना बनाते हो, यहीं सो जाते हो? ठंड नहीं लगती? अब लगती है, क्या करेंगे, बहुत ठंड है। तो लगता है कि आप लोगों की बातों को इस तरह से सरकार सुनेगी? सुनेगी ना सर, विश्वास है। हम लोग अनुकंपा लेकर ही जाएंगे। नहीं तो यही रहेंगे। घर वाले ने बोला नहीं कहाँ पड़े हुए हो, चक्कर में कुछ नहीं मिलना है? नहीं सर, अपने हक के लिए तो हम लोग आए हैं, तो घर वाले भी समझते हैं कि जाओ लड़ाई ये करो ऐसे करके। तो आज का मेनू बताओ आप लोग कि क्या क्या बना रहे हो? आज मूली भाटा। हाँ, मूली भाटा। छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं और जो जायका आपको जो रात में मिलेगा वो छत्तीसगढ़ी जायका मूली भाटा का। और ये भाजी है सर, मूली भाजी। अच्छा, ये मूली भाजी है। मूली का भाजी है, उसको बना रहे हैं। अच्छा, तो क्या क्या है? चावल है, दाल है,
नहीं, दाल नहीं बना रहे हैं। अच्छा। डबल नहीं बना सकते ना सर, सब्जी भात खाते हैं, दाल भात ऐसे कर। अच्छा, ओके, हाँ। ठीक है। तो ये बताइए कि आप लोग कहाँ से लाए, खरीद कर लाए सारे लोग, हाँ, कि कुछ लोगों ने दे दिया दान नहीं वगैरह? देते हैं ना, दान देते हैं उसी पर। ये दान पेटी रखे हैं ना सर वहाँ पे, जी जी। उसमें पैसा डालते हैं, तो उसी को हम लोग निकाल के ना भाजी सब्जी चावल खरीदते हैं। कोई दान भी करते हैं। घर से जो आए हो, घर से क्या क्या लेके आए हो? हम लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा चावल लाए थे सर, बस कपड़ा। अच्छा, आज जो इस दिन में आप लोग हो, कितनी याद आती है अपने पति की? क्या अगर वो जिंदा रहते तो क्या? बाकी बगल में है ना सर, वो सर लोग को देखते हैं ना तो हम लोग के पति का याद आते हैं। वो भी आती है ऐसे ही हड़ताल में, है ना। और सब उनके संगी साथी को देखते हैं तो हम लोग को बहुत दुख होता है, पूरा रोना आता है सर। क्या स्थिति में हम लोग यहाँ बाहर है अपने बच्चे को छोड़कर, बताओ। ऐसे तो हमारी परिस्थिति है, सरकार सुनती नहीं है। अब क्या करें हम लोग, यहाँ पूरे खुले में है, देखो बाहर के सब अंदर में रहते हैं, फिर कितना ब्लैंकेट सब लेते हैं। हम लोग तो एक एक पकड़ के आए, ऐसे खुले में हम लोग सो जाते हैं। बहुत दुख होता है सर। किस तरह से मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है दीदी? बहुत दुख है। कैसे चल रहा है घर? ऐसे ही चला रहे हैं। क्या करते हो आप? कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, रोजी रोटी का कुछ काम करते हो आप? नहीं कर रही हैं। शब्दों में दर्द को बयां नहीं किया जा सकता। मैं भी बहुत, मेरे पास शब्द खत्म हो गए। अमूमन मेरे पास इस तरह के शब्दों की तंगी होती नहीं है, लेकिन जब ऐसे दर्द को देखते हैं तो आपके खुद ब खुद शब्द जो है वो खामोश हो जाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये किसका दोष है। किस्मत को कोसें, खुद को कोसें, वक्त को कोसें या सरकार को कोसें। कहना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ये तो सच्चाई है कि अगर आज इनके पति जिंदा होते तो शायद ये दिन इन्हें ना देखना पड़ता, इस तरह से खुले आसमान के नीचे ना बैठना पड़ता, इस तरह से ठंड के मौसम में एक चंद चादर के भरोसे वक्त नहीं काटना पड़ता। लेकिन वक्त की विडंबना है और कहते हैं वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वक्त बहुत कुछ सिखाती भी है आपको, तो शायद आप लोगों की संघर्ष सरकार जरूर सुनेगी। कुछ अभी खाना बन रहा है, कितने बजे तक बनाओगे? उधर बन रहा है। तो बना रहे हैं। अच्छा, चलिए उसे भी देखते हैं क्या कुछ बना है खाना। देखिए वहाँ पर खाना बन रहा है, जो महिलाएं हैं वो खाना बना रही हैं। कहाँ से आए हो आप दीदी? जी सर, मैं बेमेतरा जिला से आई हूँ। आपके पति की डेथ हुई है या? जी सर, 2015 में मेरे पति गुजर गए सर। मैं बहुत परेशान हूँ, 6 साल से गुजर रही हूँ, मतलब 6 साल से मैं वेट कर रही हूँ, अब मिलेगी मुझे अनुकंपा, अब मिलेगी करके। पहले बोले कि आप 12वीं पास नहीं हो, मैं 12वीं पास की सर, D.Ed पास की, उसके बाद फिर टेट का मैं वो कर रही हूँ, लेकिन कोरोना काल में निकल ही नहीं पा रहा है। फिर हम लोग हड़ताल किए, 58 दिन का हड़ताल किए, यही टेट और D.Ed को शिथिल करने के लिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं या खुद पढ़े करके। अब 58 दिन के जो हड़ताल किए थे उसमें कमेटी तो बैठा दी गई। हमें लग रहा था, हम खुशी खुशी अपने घर चले गए थे, हमें लगा था कि आधे सब जब निकालेंगे हम लोग जॉब पे जाएंगे। अब मैं अपने बच्चों को बोल रही हूँ, बच्चा तुम लोग को जो भी चाहिए, जैसा खाना है मैं सब चीज़ करूँगी, कपड़े लूँगी, दिवाली मनाऊँगी, अच्छे से करूँगी करके। लेकिन फिर हमें मतलब इस हाल में फिर दोबारा आना पड़ेगा करके मैं सोचे नहीं थे सर। बहुत ठंडी लगती है, मैं अपने बच्चों को भी यहाँ लेके आई थी, सुबह भी बहुत ठंडी, रात में भी ठंडी, इतना बहुत दुख लगता है सर। कैसे चल रहा है घर? दान पेटी वहाँ रखे हैं सर, तो दान पेटी में जो भी सहयोग करते हैं। ये तो मान लीजिए यहाँ की बात हो गई जी। लेकिन जब घर में रहते हैं तो कैसे चल रहा है खर्चा पानी? क्या कुछ काम करते हैं? कुछ काम नहीं करती सर, कोरोना वायरस में तो मतलब काम जॉब मिल नहीं रहा है, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो मेरे बच्चों को रखने के लिए कोई नहीं है ना, तो इसलिए मैं काम पे भी नहीं जा पाती हूँ, काम मिल भी नहीं रहा है। जो चावल मिलता है सोसाइटी का वो चावल खाती हूँ, और रिश्तेदार लोग 1000, 200, 102 दे देते हैं ना। 2 बच्चे हैं सर मेरे, रिश्तेदार लोग मदद कर देते हैं, सहयोग कर। जी, दोनों लड़के हैं सर, उसी से मैं अपना घर चला रही हूँ। मतलब पैसे नहीं होते ना तो मैं अपने रिश्ते के घर चली जाती हूँ, 1 महीना मामा के घर रहती हूँ, 1 महीने दीदी के घर रहती हूँ, ऐसे कर करके मैं अपना जीवन काट रही हूँ सर। मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब क्या खेत भी रहता तो चलो मैं वो करती, खेत भी नहीं
आप कहाँ से आए हो दीदी? मैं जांजगीर से जिला से हूँ, चंद्रिका साहू हूँ। मेरे पति को 2010 में गुजरे हैं। अब मेरे को पूरा 11 साल हो गए। मैं अपने घर गुजारने के लिए कुछ भी नहीं है सर। मेरे पिताजी भी नहीं है। जब मैं 9 महीना की थी तब से कोई नहीं है मेरे। कैसे चल रहा है परिवार? क्या करें सर, अपने भैया कोई भी रिलेशन से मिल कर मांग रहे हैं पैसा पढ़ाने के लिए। मेरी गुड़िया 10वीं क्लास में है, मेरे बेटे 7 में है, 7वीं क्लास में। कुछ भी नहीं है पढ़ाने के लिए सर, इसीलिए तो आ रहे हैं संघर्ष करने के लिए। मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। मुझे खुद अमूमन मैं भावुक बहुत कम होता हूँ, खास करके जब ऐसे आंदोलन या ऐसे जब मैं स्टोरी को कवर करता हूँ तो मैं कम से कम अपने आप को मजबूत रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कहना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कि इन महिलाओं के लिए आखिरकार क्या कहा जाए, किसे दोष दिया जाए। जो हालात है, मैं कुछ महिलाओं से और बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनका भी दर्द जरूर जानना चाहिए। अब आंसू तो ठीक है, दर्द है तो आंसुओं में निकल आएगा, लेकिन ये चीज़ें तो जरूर सोचना ही पड़ेगा ना कि आखिरकार जो बातें सरकार तक पहुंचनी चाहिए वो सरकार तक पहुंच नहीं पा रही है। क्यों नहीं सब पहुंच पा रही है? क्या वाकई में इनके आंसुओं का कोई मोल नहीं है, या यूं कह लें कि सरकार जानबूझकर इन्हें इतना ज्यादा तड़पा रही है कि किसी न किसी दिन इनके हौसले टूट जाए और ये लोग बेरंग अपने घरों में लौट जाए। एक और कुछ महिलाओं से हम आगे बात करना चाहते हैं कि उनसे पूछते हैं कि वाकई में जो चीज़ें सामने आ रही है वो चूंकि एक अलग तरीके से जो आंदोलन चल रहा है उनका, उसके बारे में जरूर कुछ बातें करेंगे। यहाँ पर कुछ दीदी जो है उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप कहाँ से आए हो? बालोद जिला से आए। बगल में जब शिक्षकों का आंदोलन चलता है उस वक्त क्या लगता है, क्या महसूस होता है? पति की याद आती है क्या? आती है सर। ऐसा लगता है आज अगर वो जीवित रहते तो उनके में रहते, वहाँ बैठे थे हम, हमारी सीट यहाँ बैठने की नहीं होती, ये रहता है। तो क्या लगता है, क्या मतलब मैं तो कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। आप ये बताइए कि आपका परिवार चल कैसे रहा है? कब उनकी डेथ हुई? सर 2016 में। 16 में 16 के। मतलब 2 साल पहले संविलियन के 2 साल पहले। अगर 2018 तक अगर वो जिंदा रहते तो आज आपको भी वो तमाम लाभ भटकना नहीं पड़ता। किस तरह से परिवार चल रहा है, किस तरह से परिवार पाल रहे हो? गांव में रहते हैं, जाते हैं खेत वगैरह, धान कटाई का चलता है, कुछ काम रहता है तो कर लेते हैं बस, और कुछ ये नहीं। बच्चे हैं दो बेटियां हैं। कैसे उनको पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं? सर ऐसी शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं। दुख होता है बहुत सर, बहुत दुख होता है। याद आती है पति की? आएगी ही। अगर रहते तो मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। मैं नहीं बता सकती सर, बहुत तकलीफ होता है हम लोग को, सबको देखते हैं। मत रो दीदी, मत रो। जरूर ये वक्त परीक्षा ले रहा है और जरूर कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए बेहतर होगा। मैं आप लोगों को रुलाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोगों के इस आंदोलन को हौसले मिले, आपका दर्द सरकार तक पहुँचे, आपकी बातें उन लोगों तक पहुँचे जो कान में आपकी बातों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पीछे वाली महिलाएं, ये दीदी रो रही है, बहुत ज़्यादा भावुक हो चुकी हैं, इनसे बात बहुत ज़्यादा। आप रोना बंद करो, आप रो मत। कहाँ से आए हो आप? कब आपके पति की डेथ हुई है? 2018 में। 18 में हुई है? हाँ, 8 तारीख को हुआ है, 6वां महीना में, और 7वां महीने में संविलियन हुआ है 1 तारीख को। दुर्भाग्य, देखिए ये दुर्भाग्य है। और इस दुर्भाग्य को क्या नाम दे कि अगर 1 महीने इनके पति और इस दुनिया में रहते तो शायद इनके दिन भी कुछ और होते, इनकी जिंदगी भी कुछ और होती। किस तरह से चल रही है जिंदगी आप लोगों की? हम लोग खेती किसानी बनी करके पालते हैं अपने बच्चे को, दूसर के यहाँ काम करते हैं, और मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उसको छोड़ के आई हूँ दूसर के पास।
कितने बच्चे हैं? 2 है, एक लड़की एक लड़का। पति की याद आती है? हर आंखों में दर्द, हर आंखों में आंसू और हर आंखों में एक आस। अमूमन ऐसा दर्द जब आप किसी ऐसे स्टोरी को कवर कर रहे होते हो तो आपको एक दर्द सुनने को मिलेंगे, 2 दर्द सुनने को मिलेंगे, लेकिन हर किसी के चेहरे, हर किसी की आंखों में अपने अपने दर्द छुपे हैं। हर किसी की अपनी अपनी एक ऐसी परेशानी है, एक ऐसा इनके दिल में जख्म है जिसका कोई शब्द नहीं है, जिनके लिए आप कोई शब्द की व्याख्या भी नहीं कर सकते। आपके तमाम शब्दों की सीमाएं यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती हैं। मैं चाहता तो था कि सारे लोगों से बात करूं, मैं तो चाहता था कि उन तमाम महिलाओं से बात करूं, सारे लोगों का दर्द बांटूं, लेकिन जिस तरह से इनके दर्द फिर से सामने आ जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं क्या बात करूं इनसे। मैं बात करूं इनसे, फिर वही रोना, फिर वही दर्द जो ये घर में झेलते रहे हैं, फिर वही दर्द इन्हें यहाँ पर भेजल। लेकिन फिर भी लगता है कि इनके दर्द को जानना चाहिए। सरकार समझे तो कि कितने कष्ट में बैठे हैं ये। आप कहाँ से आए हो? कामाख्या जिला से। आपके पति की कब डेथ हुई? 2018 में। 1.5 महीना बचा था सिविलियन में। अब बताइए, इनका 1 महीना, इनका 1.5 महीना। अगर 1.5 महीने 45 दिन अगर इनके पति और जिंदा होते तो रेगुलर शिक्षक कहलाते। इन्हें बिना कोई फार्मूला के, बिना कोई परेशानी के सीधे अनुकंपा नियुक्ति मिल जाती अगर ऐसा होता। अगर ईश्वर ना करे, अगर ऐसा होता तो। कैसे देखती? जी तबियत खराब था। किस तरह से चल रहा है जिंदगी? मैं बहुत आर्थिक स्थिति गुजर रही सर। मैं खेती में काम करने जाती हूँ, तभी मेरे बच्चों का जीवन चल रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं। गुरुजी की पत्नी मजदूर बन गई। सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन शायद रहनुमाओं को शर्मिंदगी नहीं महसूस होती। तभी तो खुले आसमान के नीचे ये तमाम महिलाएं मौजूद हैं जो अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। अगर आप पीछे तरफ से जा पाएँ और कुछ और महिलाओं से बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनसे 1-2 लोगों से हम फटाफट बात कर लेंगे और अपने बात को वाइंड अप करेंगे। इनसे पूछिए, आप कहाँ से आए हो दीदी? आप बताइए। धमतरी जी। धमतरी से आए हो? कब आपके भी पति की डेथ हुई? नहीं, मेरे पापा हैं। पापा जी की डेथ हुई? कब डेथ हुई? 2015 में सर। तो क्या लग रहा है आप लोग को? मतलब आप लोग यहाँ पर है, ये तो अच्छी बात है कि चलो ठीक है, आप लोग एक साथ अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हो। सरकार आपकी बातों को सुन नहीं रही है। नहीं सुन रही है सर। दुख होता है बहुत ज़्यादा। बहुत दुख होता है सर। पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन जब से पापा गए हैं ना, और घर की स्थिति भी खराब है सर। माँ बस काम करती है और मैं अभी B.Ed कंप्लीट की हूँ, वो भी ना दूसरे से पैसा मांग के पढ़ाई है सर मेरे माँ। और अगर वो काम नहीं कर रही है ना तो मेरे घर नहीं चलेगी सर। बहुत प्रॉब्लम है, मतलब मेरी घर की स्थिति खराब है। मेरे भाई है, अब उसे पढ़ाना है, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बहुत लोग बोल रहे थे मेरे प्रेम लोग कि MSc कर लो, लेकिन मेरी घर की स्थिति ऐसी खराब है कि मैं नहीं पढ़ सकती। बहुत याद आती है मेरे पापा की। अभी टीचर लोगों को देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मेरे पापा होते तो मैं अभी बहुत पढ़ाई करती, बट स्थिति ऐसी है कि नहीं पढ़ सकती। मैं बायो इसलिए ली थी सर कि मैं नर्सिंग करूँगी करके, लेकिन मैं 12वीं क्लास में थी और मेरे पापा का डेथ हो गया, तो कौन पैसा देता नर्सिंग करने के लिए। तो मेरा सपना ही टूट गया सर वहाँ से। कहते हैं कि दर्द से बड़ा दर्दनाक होता है और दर्दनाक से भी बड़ा वो शर्मनाक। शब्द गढ़ने बहुत आसान होते हैं, लेकिन जब शब्दों की व्याख्या करें तो आपको खुद ब खुद हर किसी की एक दूसरे का दर्द देखकर कई सारे लोगों की आंखें डबडबाई हुई, कई सारे लोग रो रहे हैं।
कभी कभी लगता है कि आप शब्दों से परे जा रहे हैं, कभी कभी आपको लगता है कि आप पत्रकारिता की उन सीमाओं से परे जा रहे हैं, कभी आपको लगता है कि आप अपने गुस्से को इस तरह से बयान नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रहे, लेकिन इन्हें गुस्सा भी आता है, इन्हें इस तरह के इनके दर्द के साथ इन्हें बैठे देखते हुए, और शर्म भी आती है कि जिन महिलाओं को घरों के अंदर होना चाहिए वो महिलाएं आज मजबूर है सड़क के किनारे बैठने के लिए। एक आखिरी शब्द, एक आखिरी बातें करेंगे और उसके बाद हम अपने इस वीडियो को बंद करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा और दर्द न तो देखने की तमन्ना है और ना मैं उस दर्द को व्याख्या कर पाऊंगा, ना आपको बयां कर पाऊंगा। किसी के पिता चले गए, किसी के पति चले गए, किसी का भाई चला गया, किसी का सब कुछ लूट गया, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं। एक आखिरी शब्द आप ये बताइए, इतनी सारी महिलाएं हैं, हर लोग, हर आंख में आंसू है, आप खुद रो रहे हो, सरकार आपकी बातों को सुनती क्यों नहीं है? आप लोगों के क्या आंसुओं में बहुत ज्यादा वो दर्द नहीं है, या आंसुओं में वो ताकत नहीं है, एकता में वो ताकत नहीं? आखिर वजह क्या है कि सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही है? सर, सरकार को सुननी होगी, क्योंकि एक संवेदनशील मामला है सर। और मैं आपको पहले भी बताई थी कि जब सत्ता में आने से पहले हमारा संगठन उनसे मिला था, तो उन्होंने, उनकी आंखों में आंसू दिखे थे सर, जब हम लोग सब रोए थे कि हम लोगों के लिए नियम लगा दिए हैं सर। तो वो ये बोले ये तो संवेदनशील मामला है, इसका निराकरण तो तुरंत होना चाहिए। तो आज मैं वही मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहती हूँ कि जब आपकी आंखों में आंसू थे उस समय, तो अब आप क्यों नहीं पिघल रहे हो? अब हमारे आंसू क्यों नहीं दिख रहे हैं आपको? क्यों? आपके हाथ में तो हमारी बागडोर है, आप अन्नदाता हो, आप सब कुछ कर सकते हो, फिर हमारे आंसू आपको नजर क्यों नहीं आ रहे? आप क्यों निराकरण नहीं कर सक रहे हो? क्यों देरी लग रही है? हमारे बच्चे को पालने में हम लोगों को इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे पास कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी, हमारे मुखिया सर्विस में थे, शिक्षक थे, और हम ये नहीं कह रहे कि हमको शिक्षक बनाया जाए, हम कह रहे हैं कि हमें योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। और आप जिस समय अपने आंखों से आंसू निकाले थे, उसी आंखों के आंसू को याद करिए आप, और हम लोगों के आंसू को देखते हुए निराकरण कीजिए। मैं मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी जितनी बहनें हैं उनको सबको अनुकंपा नियुक्ति का आप निराकरण कीजिए। आप रो रही हैं, कहाँ से आई हो आप? क्यों रो रहे हो? कहते हैं आंसू कमजोर करते हैं लोगों को। आपके पति की डेथ हुई है, कब डेथ हुई है? 2017 में सर। घर कैसे चल रहा है? सबका खर्चा मेरे जीजा जी उठाते हैं। बहुत दुख होता है। हाँ। आप कहाँ से आए हो दीदी? मैं बालोद जिले से। बालोद से आए हो। आपके भी पति की डेथ हुई है? शिक्षक थे, वर्ग 1 वर्ग 2 के? वर्ग 3 में थे। परिवार कैसे चल रहा है? परिवार बहुत कठिनाइयों से चल रहे हैं। यहाँ मेरे ससुर जी एकदम बुजुर्ग हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी पढ़ाई में बहुत समस्या आ रही है सर। और मेरे ससुर जी की तबीयत हमेशा बिगड़ती रहती है, उनके इलाज पाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उनका मतलब ऐसे इलाज भी नहीं हो पा रहा है। क्या कहकर अपने इस वीडियो का अंत करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। दर्द के बीच में न जाने ऐसा एक अजीब सा गुस्सा नजर आ रहा है। शायद मैं बोलूं तो वो मेरी शब्दों की सीमाओं से परे चली जाएगी। मैं उस शब्दों का इजहार नहीं करना चाहता, लेकिन आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, एक उन दीदी से बात करो, उनसे पूछिए, वो पहले दिन से थी। कहाँ से आई हो आप? राजनांदगांव जिला से। आपसे मेरी कुछ दिन पहले भी बात हुई, उस दिन भी आप यहाँ पर मौजूद थे? जी सर। आपके भी पति की डेथ हुई है? जी सर, मेरे पति का डेथ हुआ है। मैं काम करने जाती हूँ सर, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराने में बहुत दिक्कत जा रही है। बच्चे लोग अभी अकेले हैं सर, दूसरे के यहाँ छोड़ के आई हूँ मैं, और बच्चे लोग मम्मी कब आऊँगे पूछते हैं सर। बच्चे लोग ठंडी में मतलब कैसे कर रहे होंगे सर।
ये तमाम जो शिक्षक आए हुए हैं, आपके पति भी वर्ग 3 के शिक्षक थे। जी सर। तो ऐसा लगता कि अगर सब कुछ बेहतर रहता तो आपके भी पति यहाँ पर आते, आंदोलन में आप लोग घर पर रहते। आज आप लोग को यहाँ पर आवाज़ आकर उठानी। जी सर, सबको देखते हैं सर, तो दुख लगता है कि आज हमारे पति रहते तो हम लोग भी घर में रहते, हमारे पति आते यहाँ पर, देख के दुख होता है सर कि बहुत हम लोग कह नहीं सकते सर। आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं सर। कैसे पल रहे हैं बच्चे? बच्चे घर में हैं सर, अभी दूसरे के यहाँ छोड़ के आए हैं बच्चे को, काम करने जाते हैं। तो कभी कभी आपको ये लगता है कि सरकार को जमकर कोसे। हो सकता है मेरी ये शब्द पत्रकारिता के पैमाने पर खरे ना उतरे, लेकिन जब वक्त का तकाजा और इस तरह से आंसुओं को देखते हैं तो आपको आपके आक्रोश जो है वो ऐसे शब्दों को बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। मैं न तो अपने पारंपरिक तरीके से इस वीडियो को वाइंड अप करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इन सब बातों का मैं आज इस दर्द की वजह से मैं भूल चुका हूं, मुझे नहीं बोलना। अब वाकई में इनके दर्द को देखिए, समझिए, और मैं तो आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि इनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए ज़रूर मदद कीजिए। इनके दर्द को देखिए, ये हो सकता है आपके घर के बगल की होंगी, ये भी आपकी बहन जैसी होगी, आपकी बहन होगी, आपकी माँ जैसी होगी। आप इनके दर्द को महसूस कीजिए, इनके आंसुओं को देखिए, समझिए, और अगर वाकई में लगता है कि इनके आंसुओं का मोल अगर इस तरह से ज़मीन पर बहते हुए ख़त्म हो रहा है तो इनकी आवाज़ को ज़रूर सरकार तक पहुंचाने में मदद कीजिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये जो वीडियो है, ये दर्द है, सरकार तक पहुंचे। सरकार ज़रूर इनके आंसुओं के मोल को समझे, इनके दर्द को समझे। जिन्होंने अपने पति को खोया है उनका दर्द तो कम नहीं हो सकता। सरकार इनके बोझ को, इनके दर्द को कम जरूर कर सकती है। कोशिश ये जरूर कर सकती है कि इनके दर्द का बंटवारा हो सके, ताकि इनकी जो आँखें जो है वो आंसुओं से डूबी हुई है, उन आँखों में अब थोड़ी तो सरकार के प्रति उम्मीद और आशाएं जरूर बच जाए। नमस्कार।